बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू क्विक रिव्यू। और क्विक रिव्यू में आज हम बात करेंगे आईएमएफ की न्यू कंडीशंस की पाकिस्तान के हवाले से और देखेंगे कि क्या जो है वो नई कंडीशंस हैं आईएमएफ की पाकिस्तान के लिए, और वो कंडीशंस जो हैं वो क्या पाकिस्तान फुलफिल कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। अल्टीमेटली करेगा तो सही, क्योंकि पाकिस्तान को इस टाइम पे पैसे चाहिए, और फिर क्या उसका बर्डन जो आवाम पे आएगा वो सह पाएगी या नहीं सह पाएगी। तो ओवरऑल हमें इकॉनमी की जो एक आउटलुक है वो यहाँ से इससे आइडिया हो जाएगा कि हमारी इकॉनमी कैसे जा रही है और हमारी जो मैशत है यानी 2024 के अंदर वो कैसी रहेगी और हम क्या इससे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो आईएमएफ न्यू कंडीशन फॉर पाकिस्तान इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, तो इसे स्टार्ट करते हैं जी। अब देखिए, आपको पता है कि आईएमएफ जो है उसकी टीम पाकिस्तान में काफ़ी टाइम से मौजूद है, और यहाँ पे जो है पाकिस्तान को जो नया पैकेज देना है, ठीक है, पाकिस्तान जो 3 साल के लिए नया पैकेज मांग रहा है उसके ऊपर बातचीत हो रही है, और उसके ऊपर जो टेक्निकल लेवल जो मीटिंग है वो फिलहाल ख़त्म हो चुकी है, और अब 20 मई को ये कहा जा रहा है, ठीक है, कि 20 मई को जो है वो क्या होगा जी, स्टाफ लेवल की या पॉलिसी लेवल की जो है मीटिंग होगी। और पॉलिसी लेवल की मीटिंग का मतलब क्या है कि भाई पॉलिसीज जो है डिस्कस होंगी कि ये चीज़ें आपने डालनी है नए बजट से पहले। और आपको पता है कि नेक्स्ट मंथ में जून के अंदर जो है 7 या 8 जून को बजट भी पेश किया जाएगा, तो अल्टीमेटली फिर ये कहा जा रहा है कि भाई उससे पहले ये चीज़ें फाइनलाइज करनी है। सो अब देखते हैं कि कंडीशंस क्या हैं और कैसे पाकिस्तान जो है इनको फुलफिल करेगा। अब सबसे पहले अगर हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लेते हैं इन टॉक्स का कि ये क्या बातचीत हो रही है, तो देखिए आपको पता है कि इस टाइम पे जो है अगर हम ये देखें कि जो आईएमएफ है उसकी टीम पाकिस्तान के अंदर मौजूद है, ठीक है जी, आईएमएफ की टीम पाकिस्तान के अंदर मौजूद है और ये बातचीत कर रही है पाकिस्तान की। पाकिस्तान ये चाहता है कि भाई पाकिस्तान जो है वो लोन ले इनसे, और $6 बिलियन या इससे ज़्यादा का, ठीक है, $6 बिलियन या इससे ज़्यादा का लेना चाह रहा है। उसका रीज़न ये है कि पाकिस्तान ने, आपने देखा कि अभी जो है वो रिसेंटली जो पाकिस्तान का लोन एक्सटेंड किया गया था $3 बिलियन का, उसकी लास्ट किस्त जो है $1.1 बिलियन पाकिस्तान ने अप्रैल के स्टार्ट में जो है वो रिसीव किए है, ठीक है। तो इसका मतलब पाकिस्तान ऑलरेडी आईएमएफ के लोन प्रोग्राम के अंदर मौजूद है, 23वें लोन प्रोग्राम के अंदर पाकिस्तान मौजूद है, और उसने जो है वो उसकी लास्ट किस्त भी $1.1 बिलियन रिसीव कर ली थी, जो $3 बिलियन का था, जो स्टैंड बाय एग्रीमेंट था, जो कि पहले 3 बिलियन का था, फिर से 3 बिलियन का, तो वो 6 बिलियन का बना। अब इस टाइम पे अगर हम बात करते हैं तो ये पाकिस्तान का 24th आईएमएफ प्रोग्राम है जो पाकिस्तान लेने की कोशिश कर रहा है, और जिसके लिए जो है वो आईएमएफ की टीम पाकिस्तान के अंदर मौजूद है और उसके ऊपर बातचीत हो रही है, और टेक्निकल लेवल के ऊपर 10-12 दिन से बातचीत हो रही है। और आप हर रोज जो है वो नया सुन रहे हैं कि भाई इसके ऊपर टैक्स लगा दो, इसके ऊपर टैक्स लगा दो, ये कर दो, इस तरह कर दो, तो ये चीजें सुनने को मिल रही हैं। अब इस टाइम पे अगर हम देखते हैं थोड़ा सा कंट्री की डेट हिस्ट्री को अगर देखने की कोशिश करते हैं, तो इस टाइम पे जो आईएमएफ जो है, अगर हम बात करते हैं कि पाकिस्तान की आईएमएफ के साथ जो लोन है वो $2.2 ट्रिलियन तक जो है वो पहुंच चुका है, ठीक है जी, मार्च के आखिर में। तो आप ये अंदाजा कर लें कि सिर्फ आईएमएफ के साथ पाकिस्तान के लोन जो है वो 2.2 ट्रिलियन रुपए को जो है वो पहुंचा हुआ है मार्च के आखिर में, और ये स्टेट बैंक का डेटा है, ठीक है। और इसमें अब न्यू पैकेज जो है वो ऐड हो जाएगा, तो अल्टीमेटली फिर ये मजीद जो है वो ऊपर बढ़ेगा। दूसरा अगर आप देखें तो यहां पे पाकिस्तान का जो डेट है, ये कहा जा रहा है कि जो फेडरल गवर्नमेंट का जो टोटल डोमेस्टिक डेट है वो इंक्रीज हुआ है 43.4 ट्रिलियन रुपए, ठीक है। और अब ये 4.6 ट्रिलियन जो है वो 12% मजीद जो है बड़ा पास्ट ईयर की निस्बत में, यानी कि टोटल 43.4 हो गया, तो उसके अंदर जो इजाफा हुआ वो 4.6 ट्रिलियन का हुआ, और 12% सिर्फ एक साल के अंदर जो है इतना ज्यादा इजाफा देखने में आया है। इसी तरह से कंट्री की स्पेंडिंग्स अगर हम देखते हैं तो वो कितनी है जी, स्पेंडिंग्स जो है वो 5.8 ट्रिलियन की हैं, ठीक है जी। और जो सर्विसिंग ऑफ डेट है, यानी जो इन्होंने रीपे करना है, ठीक है, अगर उसका फिगर देखते हैं तो वो 2 ट्रिलियन है, जो कि 53% जो है वो इंक्रीज हुआ पिछले साल के मुकाबले में, ठीक है। सर्विसिंग ऑफ डेट का मतलब होता है जो रीपे करना होता है, साथ में उसकी जो सूद वगैरह लगा के। अब पाकिस्तान की जो डेट सेक्टर है वो इस टाइम पे 81 ट्रिलियन तक पहुंचा हुआ है, यानी ओवरऑल पाकिस्तान का जो डेट सिर्फ गवर्नमेंट का नहीं बल्कि डेट सेक्टर 81 ट्रिलियन रुपीस को जो है यहां पे पहुंचा हुआ है, जो कि 3/4 ऑफ द इकोनॉमी है। यानी अगर आप इकोनॉमी के 4 हिस्से देखें तो उसमें से तो 3 हिस्से जो इकोनॉमी के हमारे बनते हैं, वो 3 हिस्से तो हमारा सिर्फ और सिर्फ जो है वो लाइबिलिटीज और हमारा जो है कर्ज है, तो एक हिस्सा जो बन रहा है उससे हमारी क्या ग्रोथ होगी और पाकिस्तान कैसे जो है वो आगे मूव करेगा। तो इस टाइम पे जो है ये लिमिट 15% जो है वो इंक्रीज हो रही है, तो ये पाकिस्तान के लिए बहुत ज्यादा चैलेंजेस हैं। अब आप ये समझें कि भाई जो कंडीशंस हैं, न्यू कंडीशंस हैं, वो क्या क्या है, आपको समझ आएगी। सबसे पहली जो कंडीशन है जी आईएमएफ की, आईएमएफ क्या चाह रहा है, वो कहता है जी कंप्लीट डिजिटलाइजेशन विद इन द फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, ठीक है जी। वो कह रहा है कि एफबीआर के अंदर आप कंप्लीट डिजिटलाइजेशन करें, और वो ये कई सालों से ही कह रहे हैं, ठीक है। लेकिन क्योंकि हमें पता है कि एफबीआर के अंदर या पाकिस्तान का जो टैक्स सिस्टम है उसके अंदर बहुत से फ्लॉज हैं, बहुत से ये एक लीकी बकेट है, ठीक है, जिसके बहुत
सारे सुराख आपको देखने को मिलेंगे कि भाई ताजरों के ऊपर ना लगाओ, एग्रीकल्चर के ऊपर ना लगाओ, फलां के ऊपर टैक्स ना लगाओ, फलां जो है वो प्रेशर ग्रुप है उसके ऊपर ना लगाओ। तो इस तरह की बहुत सारी चीजें एफबीआर के अंदर देखने को मिलेंगी और शायद सबसे ज्यादा करप्शन भी हमें यहीं पे देखने को मिलेगी। तो इसलिए अब जो आईएमएफ ये कह रहे हैं कि आप क्या करें, इसको कंप्लीटली डिजिटल कर दें। पहली बात वो ये कह रहे हैं। फिर वो कहते हैं भाई कि आप क्या करें कि जो लोकल गैस सप्लाई है पावर प्लांट्स की वो बंद कर दें। समझ रहे हैं, यानी कि जो पाकिस्तान के अंदर गैस प्लांट्स चल रहे हैं आप ऐसा करें उसकी गैस की सप्लाई जो लोकल है बंद करें, उन्हें बाहर से लाने दें या लाके दें, यहां से जो आप मुल्क की जरूरत के लिए मंगवा रहे हैं उससे ना दें। ठीक है, इसका मतलब प्राइसेस वहां पे भी बढ़ेंगी। इसी तरह से कह रहे हैं कि भाई आप इन्फ्लेशन को कर्व करने के लिए मेजर्स लें। ये जो महंगाई है इस टाइम पे तकरीबन 28% के करीब इन्फ्लेशन पहुंची हुई है। ठीक है, जो करेंसी डी वैल्यू हो रही है, तो कहा जा रहा है आईएमएफ की तरफ से कि आप क्या करें कि ऐसे मेजर्स लें जिससे जो है आप इन्फ्लेशन को कम से कम कर सके, यानी इनडायरेक्ट टैक्सेस से डायरेक्ट टैक्सेस में आए ताकि कम हो। लेकिन हुकूमत ये काम नहीं कर सकती, अल्टीमेटली लोगों को नाराज नहीं कर सकती, अपने लोगों को, हम लोगों की बात नहीं हो रही। अच्छा, इसी तरह से फिर वो कह रहे हैं कि भाई जो सब्सिडीज आपने गैस के ऊपर दी हुई हैं या फर्टिलाइजर प्लांट्स को जो दी हुई हैं, गैस जो है सस्ती आप देते हैं फर्टिलाइजर प्लांट्स को, आपको पता है, तो जाहिर बात है वो सब्सिडीज जो है खत्म करने की बात हो। खैर सब्सिडीज तो हर तरह की खत्म होने की बात हो रही है, लेकिन खास करके इनको टारगेट करके, क्योंकि जाहिर बात है यहाँ पे बहुत बड़ी गैस की कंजम्पशन है, तो इसलिए कहा जा रहा है फर्टिलाइजर प्लांट्स जो हैं उनको जब सब्सिडीज दे रहे हैं वो भी खत्म कर दें। ठीक है, उसका सिलसिला जो है वो कंप्लीटली बंद होना चाहिए। नंबर 5 पे क्या कह रहे हैं जी आईएमएफ कहता है कि जो इलेक्ट्रिसिटी और गैस की जो चोरी है इसके ऊपर आपको काम करना होगा और स्टेप्स लेने होंगे। और कौन से? कंक्रीट स्टेप्स लेने होंगे, यानी पायदार ऐसे स्टेप्स लें कि ये जो गैस और बिजली की चोरी है इसको बिल्कुल खत्म कर दें। अगर ये खत्म नहीं होगा तो मामला जो है वो आगे लटके रहेंगे। तो इसको ये कहा जा रहा है कि भाई ये जो नया लोन है वो इसी से आपको मिलेगा कि जब आप इसकी चोरी को कंप्लीटली रोकेंगे। ठीक है, फिर नंबर 6 पे वो कह रहे हैं कि भाई जो रियल स्टेट है आप क्या करें, रियल स्टेट के ऊपर, मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर, रिटेल सेक्टर के ऊपर टैक्स को बढ़ाएं और टैक्स सिस्टम को बेहतर करें। ठीक है जी, टैक्स सिस्टम तो ये तो हमेशा से ही पाकिस्तान की कमजोरी रही है कि पाकिस्तान का जो टैक्स रेवेन्यू है वो बहुत कम है। तो इसलिए कहा जा रहा है कि हुकूमत जब तक ये श्योर करेगी कि वो रियल स्टेट के ऊपर भी लगाएगी, यानी प्रॉपर्टी की के ऊपर, आपको पता है डीएचए वगैरह जितने प्रॉपर्टीज है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के ऊपर लगाएगी, क्योंकि ये वो सेक्टर्स हैं अगर आप देखेंगे रिटेल सेक्टर को छोड़ के, क्योंकि रिटेल सेक्टर के ऊपर हर बार टैक्स लगाया जाता है। जैसे इस बार भी जो है उन्होंने ऐप बनाई हुई है गवर्नमेंट ने, ताजिर दोस्त इत्तेहाद के नाम पे, आप भाई खुद से खुद को रजिस्टर करें। तो ये सबसे कमजोर तबका है और ये आपको पता है ये सबसे पावरफुल भी है। पावरफुल का मतलब ये है कि स्ट्रीट पावर इनके पास काफी है, जब भी रिटेल सेक्टर के ऊपर टैक्स लगता है तो ये रोड्स के ऊपर आ जाते हैं। आपने देखा कराची के अंदर लास्ट टाइम भी ऐसा ही हुआ। ठीक है, लेकिन उसके अलावा अगर हम देखते हैं तो रियल स्टेट और मैन्युफैक्चरिंग में हमारे पास क्योंकि बड़े बड़े टाइकून्स हैं और यहां पे उस तरह से टैक्स नहीं लगाया जाता, तो इसलिए इसको कहा जा रहा है। नेक्स्ट देखते हैं जी नंबर 7 पे आईएमएफ कह रहा है जो नॉन फाइलर्स हैं, अब आप क्या करें कि पहले आपने नॉन फाइलर के ऊपर टैक्स लगाया, बहुत अच्छी बात है। नॉन फाइलर का मतलब यह है कि जिन्होंने टैक्स रिटर्न्स फाइल नहीं किए हुए, जिन्होंने टैक्स का कोई खाता नहीं दिया हुआ, जिनका रिकॉर्ड नहीं है। ठीक है, तो कहा जा रहा है जो टैक्स फाइलर्स हैं, नॉन टैक्स फाइलर्स हैं, उनको अब जब पैसे निकालेंगे तो ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा, विद होल्डिंग टैक्स देना पड़ेगा। विद होल्डिंग टैक्स का मतलब यह है कि जब आप बैंक से पैसे निकालने जाएंगे या बैंक में आपकी सैलरी आएगी, ठीक है, तो उस सैलरी से पहले ही हुकूमत जो है वो कटौती कर लेगी। सपोज करें एक बंदे की सैलरी है 50,000 रुपए, ठीक है, और 1,000 रुपए अगर उसके ऊपर टैक्स लग रहा है तो इसका मतलब यह है कि 1,000 जो है वो पहले ही बैंक काट के हुकूमत को भेज देगा और 49,000 जो उस बंदे को देगा, ये विद होल्डिंग टैक्स है। तो इसी तरह से पहले जो बैंक की ट्रांजैक्शंस होती थी 50,000 रुपए की, उस पे आपको होता है 0.6% लगता था। अब ये कहा जा रहा है कि 0.9% से लेके 1% तक जो है बढ़ाया जाएगा बजट के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट वो ये कह रहे हैं नंबर 8 पे टैक्स टू जीडीपी रेशियो जो है आपने उससे ग्रेजुअली इंक्रीज करना अगले 3 सालों के अंदर और 3% से इसे आपने 12% पे लेके जाना है। ठीक है, यानी टैक्स टू जीडीपी रेशियो का मतलब ये है कि मुल्क के अंदर का जितना भी, हमारी जीडीपी का मतलब ये होता है कि मुल्क के अंदर की जितनी भी प्रोडक्शन है या उसकी इकोनॉमी की जितनी वर्थ है, तो इकोनॉमी की वर्थ के ऊपर आपको टैक्स जो है बढ़ाना है। तो ये पॉजिटिव है, जाहिर बात है। दुनिया के अंदर अगर आप डेवलपिंग कंट्रीज देखेंगे तो वहां पे टैक्स टू जीडीपी रेशियो लो है, इसलिए वो गरीब मुल्क है, वहां पे टैक्स की कलेक्शन कम है। लेकिन जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, जो तरक्की याफ्ता मुल्क हैं, अगर आप तरक्की याफ्ता ममालिक को देखेंगे तो वहां पे टैक्स टू जीडीपी रेशियो ज्यादा होती है, क्योंकि उनकी इकोनॉमी का हर सेक्टर जो है, ऐसा नहीं है कि एग्रीकल्चर के ऊपर टैक्स नहीं लगाना, आपने जो है रियल स्टेट के ऊपर नहीं लगाना, या खास किस्म के आपके पास प्रेशर ग्रुप्स हैं तो उन सेक्टर्स के ऊपर आप ना लगाएं, हर सेक्टर के ऊपर टैक्स होता है, क्योंकि इकोनॉमी के अंदर वो जीडीपी का हिस्सा है, तो वहां पे जो है टैक्स कलेक्शन ज्यादा होती है, ये कहा जा रहा है। इसी तरह से पेंशन के हवाले से जो 1 लाख से ज्यादा पेंशन ले रहे हैं उनके ऊपर टैक्स लगेगा। ठीक है जी, ज्यादा टैक्स जो पहले कम था अब उसके ऊपर वो लगाया जाएगा, इसके ऊपर ऑलरेडी गवर्नमेंट काम कर रही है। अच्छा, फिर आईएमएफ ये कह रहा है, अब यहां पे जो कंडीशन 10 है ना, ये थोड़ी सी समझने की है। कंडीशन 10 में कहता है जी
इनडायरेक्ट टैक्सेस आप बढ़ाएं, ठीक है, लेकिन कोशिश ये करें कि डायरेक्ट टैक्सेस भी बढ़ाएं। अब इनडायरेक्ट टैक्सेस तो जाहिर बात है बढ़ेंगे, क्यों आईएमएफ ये बात कह रहा है? आईएमएफ इसको इस बात को समझिएगा, इनडायरेक्ट टैक्सेस को देखिए, आईएमएफ ये कहना चाह रहा है या वो ये कह रहा है कि आपको हमें टैक्स ज्यादा जमा करके देना है। जाहिर बात है वो, अब आप सोचेंगे आईएमएफ का इससे क्या ताल्लुक है, तो ये हमेशा से एक स्ट्रक्चर रहा है कि जब भी आपको जो लोन देता है वो आपके मामलात को थोड़ा बहुत हैंडल करता है ताकि उसे ये इश्योर हो जाए कि आप पैसे वापस कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो जाहिर बात है हम पैसे ले रहे हैं तो हमें उनकी बातें माननी पड़ेंगी जिससे उन्हें पता हो कि हाँ ये पैसे वापस दे सकते हैं, ठीक है। तो वो ये कह रहे हैं कि भाई मुझे तो टैक्स चाहिए, पैसे आपको ज्यादा चाहिए मुझे वापस करने के लिए, इसलिए आप इनडायरेक्ट टैक्सेस लगा दो क्योंकि ये आपसे लेना आसान है गरीब मालिक के अंदर। लेकिन एक्चुअल में होना ऐसा चाहिए, आईएमएफ क्या कह रहा है, होना ऐसा चाहिए कि आप डायरेक्ट टैक्सेस लगाओ और डायरेक्ट टैक्सेस से क्या होगा कि आपकी जो इन्फ्लेशन है वो कंट्रोल होगी। यानी वो चाह रहा ये है कि हम इनडायरेक्ट टैक्सेस के बजाय डायरेक्ट टैक्सेस लगाएं, लेकिन क्योंकि डायरेक्ट टैक्सेस गवर्नमेंट नहीं लगा रही तो इसलिए कह रहा है इनडायरेक्ट टैक्सेस कलेक्ट करना आसान है। अब डायरेक्ट टैक्सेस क्या होते हैं और इनडायरेक्ट क्या होते हैं? देखिए, जो इनडायरेक्ट टैक्सेस है ना, ये लगते हैं सेल्स के ऊपर, सर्विसेज के ऊपर, ठीक है। सेल्स और सर्विसेज के ऊपर जब टैक्स लगेंगे तो अल्टीमेटली मेरे और आप जैसे बंदे को, हर बंदे को पे करना पड़ेगा, समझ रहे हैं ना। सेल्स और सर्विसेज के ऊपर जब लगेंगे तो जब हर कोई पे करेगा तो ये कलेक्ट करना आसान है। लेकिन वहीं पे अगर आप ये देखेंगे डायरेक्ट टैक्सेस, तो वो किसके ऊपर लगेंगे? वो लोगों के ऊपर लगेंगे, यानी बड़े बड़े जो बिजनेसमैन हैं, बड़े बड़े पैसा जिनके पास है, या ऑर्गेनाइजेशंस के ऊपर या इदारों के ऊपर लगेंगे। तो जब इदारों के ऊपर या लोगों के ऊपर लगेंगे तो इसका मतलब ये है कि अमीर के लिए टैक्स होगा, गरीब के लिए नहीं होगा, तो यही तो बेहतर है, ठीक है। लेकिन क्योंकि यहां पे अमीर खुद हुकूमत करते हैं, जाहिर बात है उनके ऊपर टैक्स नहीं लग सकता, क्योंकि एलीट खुद ही जो है वो बैठी हुई पॉलिसीज बना रही है, तो अपने ऊपर टैक्स कभी भी नहीं आने देगी, ये बात आईएमएफ को पता है। इसलिए फिर एक ही तरीका बचता है, गरीबों के ऊपर मजीद लगाओ। तो गरीबों के ऊपर, अब गरीब कहेंगे मेरे ऊपर तो कोई टैक्स नहीं है, तो भाई आपके ऊपर जो इनडायरेक्ट टैक्सेस है वही तो आपके ऊपर टैक्स है। जो चीज पहले आप 60 रुपए की ले रहे थे, अब आप 70 की ले रहे हो, तो 10 रुपए आप एक चीज पे दे रहे हो, तो यही तो इनडायरेक्ट टैक्स है, समझ रहे हैं। तो इससे क्या हो रहा है, जब इनडायरेक्ट टैक्सेस लगते हैं तो इन्फ्लेशन बढ़ती है, लेकिन डायरेक्ट टैक्सेस से इन्फ्लेशन कभी भी नहीं बढ़ती। तो ये मामला चल रहे हैं। और इसके बाद नंबर 11 पे कह रहा है जी कार्बन टैक्स लगेगा पाकिस्तान के अंदर। अब आप इसकी भी तैयारी कर लें, ये कार्बन टैक्स नहीं है बल्कि कार्बन पेट्रोलियम टैक्स है, ठीक है जी। कार्बन पेट्रोलियम टैक्स का मतलब ये है कि पहले ऑलरेडी हम 60% लेवी दे रहे हैं, ठीक है जी। जो फी है, एक टैक्स लगा हुआ है, आपको पता है, इसके ऊपर पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के ऊपर। अब दोबारा से पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के ऊपर कार्बन टैक्स के नाम से एक टैक्स लगाया जाएगा कि भाई पेट्रोल की जो प्राइसेस हैं, पेट्रोल पंप मालिकान या जो भी ले रहे हैं उनको अब ज्यादा महंगी मिलेंगी, 1000 लीटर के ऊपर ये लगाया जाएगा, ठीक है। और उसके बाद जो है पेट्रोल हम अगर 280 रुपए ले रहे हैं या 270 ले रहे हैं तो वो 300 को पहुंचेगा या 350 को पहुंचेगा। तो इससे होगा क्या, ओवरऑल चाहे आप आधा लीटर भी डलवाएं, पेट्रोल की प्राइसेस ज्यादा हो जाएंगी क्योंकि उसके अंदर टैक्सेस ज्यादा ऐड हो जाएंगे। तो इससे अब एक तो पॉजिटिव चीज भी है, एक नेगेटिव चीज भी है। अब पॉजिटिव क्या है कार्बन टैक्स से, कि कार्बन टैक्स से फायदा ये होगा, कार्बन पेट्रोलियम टैक्स से, कि लोग कम से कम, जाहिर बात है, पेट्रोल डलवाएंगे और वो ग्रीन टेक्नोलॉजीज की तरफ जाएंगे, कि जिससे जो है वो क्या हो, जैसे आपने देखा कि बाइक वगैरह जो आ गए हैं जो कि अब इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर चलते हैं, चार्ज हो गए, तो लोग उस साइड पे जाएंगे, जाहिर बात है। तो ये फायदा है कि हमारी जो ग्रीन हाउस की इमिशन है, उसकी गैसेस की इमिशन वो कम हो जाएगी। लेकिन नुकसान ये है कि पाकिस्तान जैसे ममालिक में लोगों के पास अल्टरनेटिव नहीं होता, वो अफोर्ड नहीं कर सकते, इसलिए टैक्स बढ़ जाएगा और पेट्रोलियम प्राइसेस मजीद बढ़ेंगी, तो ये पाकिस्तान को नुकसान होगा, ठीक है, कार्बन पेट्रोलियम टैक्स के ऊपर। इसी तरह से फिर नंबर 12 पे है जी फिस्कल एडजस्टमेंट का। वो ये कह रहे हैं कि आपने 1.6 ट्रिलियन डॉलर जो आप लेंगे वो प्राइवेटाइजेशन से लेंगे। अब फिस्कल एडजस्टमेंट का मतलब ये है कि माली साल में जब भी बजट बनता है तो ये तो किसी को नहीं पता कि भाई अगले साल में कितने इखराजात होंगे, एक तखमीना लगाया जाता है। तखमीने का मतलब समझते हैं ना, एस्टीमेट होता है कि भाई हमारे नेक्स्ट ईयर्स में जो है, जैसे अब आप लेट्स सपोज एक घर ये अंदाजा लगाता है कि यार हमारे जो है शायद 60,000 रुपए खर्चे हों, लेकिन मे भी 60 ना हो, टैक्सेस बढ़ जाए, मामला ज्यादा हो जाए, खर्चे ज्यादा हो जाए, तो 70,000 रुपए हो, तो ये ऊपर का 1,000 रुपए कहां से आएगा? जाहिर बात है वो कहीं ना कहीं से एडजस्ट करना पड़ेगा, किसी को बेच के कुछ करके। तो यही जो फिस्कल एडजस्टमेंट है कि साल के दौरान जो पैसे चाहिए होंगे, ठीक है, वो कहां से होंगे? वो 1.6 ट्रिलियन रुपए जो है वो प्राइवेटाइजेशन से होंगे, कि जैसे आप पीआईयू को प्राइवेट कर रहे हैं या बाकी इदारों को, तो वो क्या करेंगे जी, वो उसके थ्रू होंगे। तो ये वो मेजर जो है रिफॉर्म्स हैं या मेजर जो है कंडीशंस हैं जो आईएमएफ कह रहा है पाकिस्तान को कि भाई अगर आप ये पूरी करेंगे
तो आपको कर्ज मिलेगा, अगर नहीं करेंगे तो मुश्किल हो जाएगा। और साथ में खास करके एग्रीकल्चर टैक्स की यहाँ बात हो रही है कि भाई आपने एग्रीकल्चर के ऊपर टैक्स लगाना है, चाहे वो फेडरल लेवल पे हो या प्रोविंशियल लेवल के ऊपर हो। एग्रीकल्चर टैक्स के ऊपर अब गवर्नमेंट जो है, कहा जा रहा है कि पिछले 16 साल से जो है वो एग्रीकल्चर के ऊपर टैक्स की कोशिश हो रही है, लेकिन कामयाबी नहीं हो सकी। और फिर साथ में वो कह रहे हैं कि भाई इकोनॉमी जो है एफबीआर को दें, इतनी इकोनॉमी एफबीआर को दें कि भाई एक तो आपने उसे डिजिटलाइज करना है, दूसरा आप इतनी इकोनॉमी दें कि फेडरल और प्रोविंशियल दोनों लेवल के ऊपर वो जो है टैक्स कलेक्ट कर सके, और खास करके एग्रीकल्चर का टैक्स कलेक्ट कर सके। तो यहां पे अब 18वीं तरमीम भी खतरे में आ जाएगी और बहुत से मामला होंगे। अब देखते हैं कि आगे क्या बनता है। नेक्स्ट है जी डिजिटलाइजेशन द बजट। अब इसको भी समझिएगा, आईएमएफ क्या कह रहा है मजीद। आईएमएफ कहता है जी कि भाई जो बजट है उसको आपने डिजिटल करना है। इससे पहले आपको पता है कि जब भी असेंबली के अंदर आपने बजट की स्पीच सुनी होगी, तो बजट स्पीच के अंदर आप क्या देखते हैं कि एक डॉक्यूमेंट जो है वो पकड़ा हुआ होता है उन्होंने हाथ के अंदर, यानी एक छोटी सी वो डायरी सी पकड़ी होती है, ठीक है, डॉक्यूमेंट होता है जिसको पढ़ पढ़ के सुना रहे होते हैं। तो अब ये कहा जा रहा है कि भाई आप जो है वो डॉक्यूमेंट्स के बजाय आप क्या करें, आप ट्रेडिशनल डॉक्यूमेंट्स पेपर के बजाय आप इसे डिजिटल फॉर्मेट के अंदर लेके आए, जहां पे इसके ऊपर आपको पता है बहुत सारी एप्स हैं या बहुत सारे, अब क्योंकि आप सिस्टम के थ्रू से अप्लाई करेंगे ना, तो उससे क्या होगा कि टेक्नोलॉजी के थ्रू, टूल्स के थ्रू मैनेज करना आसान होगा, क्रिएट करना, मैनेज करना, एनालाइज करना आसान हो जाएगा कि भाई बजट कहां जा रहा है, आपके एक्सपेंडिचर्स बढ़ रहे हैं या नहीं बढ़ रहे। आपको एक सिंगल क्लिक के ऊपर ये आइडिया हो जाएगा, बजाय इसके कि आप डॉक्यूमेंट्स में देखें क्या हो रहा है क्या नहीं। तो जैसे ही आप एंट्री करेंगे अल्टीमेटली आपको खुद ही वो बता देगा कि क्या हो रहा है क्या नहीं। तो इन सॉफ्टवेयर के थ्रू चीजों को, एक तो ये कह रहे हैं, ठीक है। फिर वो कहते हैं जी कि भाई ये जो डिजिटलाइजेशन है ये सिर्फ फेडरल लेवल के ऊपर नहीं होनी चाहिए, बल्कि प्रोविंशियल बजट भी जो है जब आप डिजिटलाइज करेंगे तभी आपको पता चलेगा कि भाई वहां पे भी मुल्क कैसे जो है मैनेज हो रहा है, तभी आपके खर्चे पूरे होंगे। और ये कंडीशन भी उसने रखी हुई है कि भाई अब बजट डिजिटलाइजेशन जो है वो एक्सपेक्ट की जा रही है कि ये क्या करेगी, कंट्रोल करेगी डिफरेंस को रेवेन्यूज के और एक्सपेंडिचर्स के, कि भाई आपको अंदाजा हो जाएगा कि आपकी आमदनी कितनी है, ठीक है, और आपके खर्चे कितने हैं। फिलहाल तक तो अभी पाकिस्तान की आमदनी और खर्चे जो है वो तकरीबन बराबर बराबर ही जा रहे हैं, इवन खर्चे हमारे ज्यादा हैं, आमदनी बहुत कम है। तो इस तरह से हमारे हालात बने हुए हैं। अच्छा, अब अगर हम देखते हैं चैलेंजेस क्या हैं बजट डेफिसिट के, कि बजट डेफिसिट का मतलब होता है बजट का नुकसान, ठीक है जी। आपने बजट बना दिया, आपने देखा आपके घर को जो है वो 60,000 रुपए माहाना की जरूरत है, तो आपने देखा कि आपकी जो आमदनी है वो है 40,000 रुपए, तो ऊपर के 20,000 रुपए आप कहां से लेके आएंगे? वो जो 20,000 रुपए हैं वो है डेफिसिट। तो पाकिस्तान को जितने पैसे चाहिए जो उससे कम होंगे, जाहिर बात है वो डेफिसिट होगा। तो पाकिस्तान का जो बजट डेफिसिट है वो बहुत ज्यादा वाइडन हो गया, आईएमएफ ये कह रहा है, जो कि 3.9 ट्रिलियन को पहुंच चुका है और पिछले साल के मुकाबले में 27% ज्यादा हो गया है। यानी सिर्फ एक साल में अगर इतना ज्यादा हो रहा है तो आप अंदाजा कर लें कि हम किस साइड पे जा रहे हैं। इसी तरह से वो ये कह रहे हैं कि भाई इसका अगर कॉज हम देखें, ये इंक्रीज का जो बजट का डेफिसिट है तो वो किस में जा रहा है जी? इंटरेस्ट पेमेंट्स ऑन लोन्स, के जो हम कर्जे हमने लिए हुए हैं उन कर्जों पे जो हम जो है वो वापस कर रहे हैं कर्जे, और उनके ऊपर खास करके जो हम इंटरेस्ट दे रहे हैं, सूद दे रहे हैं, उस सूद की मद में जा रहा है। क्योंकि कर्जे तो जाहिर बात है वापस नहीं कर सकते, इतने ज्यादा ट्रिलियंस के डॉलर्स के कर्जे वापस कैसे करेंगे? तो कर्ज के ऊपर सूद इतना ज्यादा हो गया कि हमारा जो डेफिसिट है बजट का वो बहुत ज्यादा हो गया, ये कहा जा रहा है। इसी तरह से कह रहे जी कि आईएमएफ जो है अब वो क्या कह रहा है गवर्नमेंट से, कि गवर्नमेंट की स्पेंडिंग्स जो है वो कम की जाए ताकि डेफिसिट को मैनेज किया जा सके। तो अब यहां पे असल जो है हुकूमत का चैलेंज होगा कि क्या वो अपनी अयाशियां जो हैं वो खत्म करेंगे या ऑस्टेरिटी मेजर्स लेंगे। ऑस्टेरिटी मेजर्स अगर लेते हैं हर बार जैसे कहा जाता है तो जाहिर बात है ये वीगो डाले और ये चीजें जो है एलीट क्लास की ये मैनेज होंगी, ठीक है। तो एलीट के ऊपर जब चीजें आएंगी तो फिर देखेंगे कैसे मैनेज होती हैं। अब आपको पता होना चाहिए टेक्निकल लेवल की डिस्कशन क्या है और पॉलिसी लेवल की डिस्कशन क्या है। देखिए टेक्निकल लेवल का मतलब ये होता है कि आपने एक ड्राफ्टिंग करनी है, सिंपल, ठीक है। आपने क्या करना है जी? ड्राफ्ट बनाना है, और वो एक रफ ड्राफ्ट है कि भाई आपने ये सेगमेंट ये सेगमेंट ये सेगमेंट, आपने हर सेगमेंट हाईलाइट किया और एक रफ काम किया कि भाई ये इन चीजों के ऊपर हम चाह रहे हैं रिफॉर्म्स हों, ठीक है। और ये लॉन्ग डिबेट्स होती हैं जिसके अंदर आपने ना पूरी पॉलिसीज बना रहे हैं। अब उसके बाद आप इनको फाइनलाइज करते हैं और पॉलिसी लेवल के ऊपर आप बात करते हैं कि भाई अब आपने ये चीजें हमने कहा तो है, लेकिन दोनों साइडों से डिस्कशन और डिबेट्स होती हैं और फिर पॉलिसी बनाई जाती है, ठीक है। अब पॉलिसी लेवल की डिस्कशन आईएमएफ की पाकिस्तान के साथ होगी कि भाई ये चीजें आप शामिल करोगे तो हम आपको जो है वो कर्ज देंगे, अगर नहीं करोगे तो हम नहीं करेंगे, तो फिर पॉलिसी का हिस्सा बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये जो है वो डिफरेंस होता है। अब इंटरेस्ट पेमेंट अगर हम बात करते हैं और इकोनॉमिक बर्डन की बात करते हैं, देखिए पाकिस्तान के लिए जैसे मैंने अभी कहा कि सूद जो है वो कर्जों पे देना यही सबसे बड़ा पाकिस्तान का टारगेट है और सबसे मुश्किल है पाकिस्तान के लिए। तो पाकिस्तान की जो अगर हम बात करते हैं इंटरेस्ट पेमेंट की, तो ये पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा बर्डन है जो कि हर साल बढ़ता जा रहा है और ये इकोनॉमी पे बहुत बड़ा बर्डन है। अगर हम किसी तरह से इन कर्जों की पेमेंट्स की सूद को कम कर सकें तो हमारे लिए जो है चीजें आसान होंगी और तब भी होंगी। सूद तो खैर कम नहीं होगा, जाहिर बात है कि डॉलर का रेट जो है वो कम कर दिया
दिया जाता है, अगर 272 रुपए डॉलर है तो जाहिर बात है अगर वो 172 पे हो तो हमें क्या होगा, उतने ही कम पैसे पे करने पड़ेंगे। उसके लिए हमें इन्फ्लेशन को रोकना पड़ेगा। अब इंटरेस्ट पेमेंट्स की अगर हम बात करते हैं इस साल की सिर्फ, तो ये कहा जा रहा है कि भाई 7,303 बिलियन जो है वो सिर्फ इंटरेस्ट की पेमेंट पे गया। जी हां, 7,000 बिलियन सिर्फ इंटरेस्ट की पेमेंट पे गया, तो आप अंदाजा करें कि क्या हालात चल रहे हैं। इसी तरह से नेक्स्ट ईयर जो प्रोजेक्ट किया जा रहा है वो हमें इस साल अगर हमने 7,000 पे किया तो नेक्स्ट ईयर 9,787 बिलियन हमें पे करने पड़ेंगे। तो इस साल के मुकाबले में 200 बिलियन इंक्रीज हो जाएंगे सिर्फ एक साल के अंदर। अब अगर आप देखिए क्वेश्चन यहां पे ये पैदा हो रहा है कि हाउ डू हाई इंटरेस्ट पेमेंट्स अफेक्ट अ कंट्रीज फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, कि अल्टीमेटली जब हम इतना ज्यादा कर्जा वापस करेंगे, देखिए पैसे कहां से आएंगे, पैसे आएंगे टैक्स से, और टैक्स वो लगाएंगे गरीब तबके के ऊपर कि हर साइड पे उसकी टैक्स ही टैक्स होगा। बेचारा जो है पहले अगर उसका गुजारा 50,000 में हो रहा था तो अब उसका गुजारा 55,000 में होगा। इसका मतलब एक बंदे के ऊपर 5,000 या 10,000 टैक्स लग गया, तो हमारे लिए चीजें क्या हो रही हैं, मुश्किल हो रही हैं। तो उससे क्या होगा कि जो परचेजिंग पावर है वो कम हो जाएगी, ठीक है, और पूरे के पूरे मुल्क की जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है उस लेवल पे इसका बहुत बड़ा असर हो जाएगा, ठीक है। क्या होगा कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी कम हो जाएगी उससे। तो ये चैलेंजेस हैं हमारे लिए। इसी तरह से अगर हम बात करते हैं इनडायरेक्ट टैक्सेस की, तो जैसे मैंने कहा कि इनडायरेक्ट टैक्सेस कंज्यूमर्स के ऊपर लगते हैं, जो कि पाकिस्तान में हमेशा से लगते आए हैं, और ये हायर प्राइस होती है इसकी। तो अगर हम इसको लो कर रहे हैं तो जाहिर बात है फिर डायरेक्ट टैक्सेस की तरफ जाना पड़ेगा और एलीट के ऊपर टैक्स लगाने पड़ेंगे। इसी तरह से कहा जा रहा है कि भाई ये जो अब हमारी जो पॉलिसीज हैं, ठीक है जी, इनके हवाले से हमें काफी एग्रेसिव होना पड़ेगा, तब भी जो है वो हम गरीबों को जो है वो क्या कर सकते हैं जी। IMF ये कह रहे हैं कि आप गरीबों को रिलीफ दे सकते हैं, अदरवाइज आप ये एग्रेसिव होंगे लेकिन गरीबों से ही लेंगे। तो इनडायरेक्ट टैक्सेस हमारा बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, इसके ऊपर फोकस हो रहा है IMF की तरफ से कि भाई कैसे इसको जो है वो काउंटर किया जाए। अच्छा, प्रोजेक्टेड मैक्रो इकोनॉमिक्स टारगेट्स की बात करते हैं। मैक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब होता है बड़े लेवल के ऊपर, मुल्की लेवल के ऊपर जब हम बात करते हैं तो ये मैक्रो इकोनॉमिक्स है, और माइक्रो छोटे लेवल के ऊपर की बात होती है, ठीक है। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या टारगेट्स जो है IMF हमें दे रहा है। IMF ने प्रोजेक्ट किया हुआ है जी नेक्स्ट ईयर का कि पाकिस्तान कितनी तरक्की करेगा इस साल और अगले साल। तो ये कहा जा रहा है कि इस साल पाकिस्तान 2% के साथ तरक्की करेगा, GDP ग्रोथ होगी उसकी, और नेक्स्ट ईयर जो है वो 3.5% होगी, यानी कि हम बहुत पीछे जा रहे हैं अगर हम देखें तो। और ग्रॉस एक्सटर्नल फाइनेंसिंग नीड्स के अगर हमें देखते हैं तो हमें यानी बाहर से कर्जा कितना चाहिए इन मामलात को, मुल्की मामलात को चलाने के लिए, तो अगर वो कर्ज देखते हैं तो वो अल्टीमेटली 21.04 बिलियन डॉलर चाहिए। जी हां, हम सिर्फ 6 बिलियन डॉलर्स की बात कर रहे हैं IMF से, या इससे कुछ ज्यादा की। तो इसका मतलब यह है कि हमें चाहिए कितने एक्चुअल में इस मामलात को चलाने के लिए, तो हमें 21.4 बिलियन डॉलर चाहिए मामलात को चलाने के लिए, और रीपेमेंट को छोड़ दें। और करंट अकाउंट डेफिसिट अगर पाकिस्तान का देखें तो वो इस टाइम पे 4.55 बिलियन है, या 1.2% प्रोजेक्ट किया जा रहा है। अब करंट अकाउंट डेफिसिट का मतलब ये होता है कि जितनी हम एक्सपोर्ट्स कर रहे हैं उसके मुकाबले में हमारी इंपोर्ट्स जो है वो 4.55 बिलियन ज्यादा हैं, यानी इंपोर्ट्स कम हैं, इंपोर्ट्स बहुत ज्यादा हैं और एक्सपोर्ट्स कम हैं, ठीक है। बैलेंस ऑफ पेमेंट यहां पे आ रहा है। अब टोटल रेवेन्यू अगर बात की जाए जो एक्सपेक्ट किया जा रहा है, अगर प्रोजेक्शंस की बात करते हैं IMF की, तो कह रहे हैं भाई 15.5 ट्रिलियन जो है या 2 ट्रिलियन इंक्रीज होगा इस बार जो एक्सपेक्ट किया जा रहा है रेवेन्यू के अंदर। तो अब ये कलेक्ट होता है या नहीं होता, और मैक्रो इकोनॉमिक्स के टारगेट्स जो है पाकिस्तान पूरे कर पाएगा या नहीं पाएगा, ये भी एक चैलेंज है। रेवेन्यू एंड टैक्स कलेक्शन की गोल्स जो रखे हुए हैं इस टाइम पे, जो IMF ने रखे हैं, ठीक है, पॉलिसी टेक्निकल लेवल के ऊपर, तो IMF सबसे पहली बात तो ये चाहता है कि FBR को बहुत पावरफुल किया जाए, ठीक है, और इससे हर पॉलिटिशियन के जो है वो चुंगल से निकाला जाए। जैसे आपने शब्बर ज़ैदी का आजकल इंटरव्यू चल रहा है, उसके अंदर जो है आपने देखा होगा कि वो कह रहे हैं कि भाई जब मैंने जो है वो किसानों के ऊपर बात की लगाने के लिए, तो किसानों का तबका मेरे पास आ गया कि भाई मेरे पास 60 सीट्स हैं, ठीक है जी। इसी तरह से जब मैंने जो है वो जमरूद के एरिया की साइड में, यानी वो बता रहे हैं कि भाई मुख्तलिफ सेगमेंट ऑफ सोसाइटी को जब मैंने टैक्स की कोशिश की तो उनके लोग मेरे पास पहुंच जाए कि आप ऐसा नहीं कर सकते। तो जब तक जो है वो FBR आजाद नहीं होगा तब तक टैक्सेशन के ऊपर मामलात बेहतर नहीं होंगे। तो IMF इसकी आजादी चाह रहा है। दूसरा, अब टैक्स कलेक्शन की बात की जाए तो ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि जो हमारी टैक्स रेवेन्यू कलेक्शन होगी वो ज्यादा होगी, 13.3 ट्रिलियन जो है नेक्स्ट ईयर होगी। इस टाइम पे तकरीबन 9 ट्रिलियन के करीब है, तो ये कितनी होगी जी, 13.3 ट्रिलियन के करीब पहुंचेगी। तो FBR की टैक्स कलेक्शन का गोल जो है वो एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि 11.11 ट्रिलियन है, जो कि अभी 9.41 ट्रिलियन पे पहुंची हुई है, ठीक है। ये जो रेवेन्यू है 13.3, ये तो फेडरल रेवेन्यू जो है वो एक्सपेक्ट किया जा रहा है एज ए होल। अब देखिए, अब यहां पे ये कहा जा रहा है कि IMF की कंडीशंस जो हैं वो बहुत ज्यादा सख्त हैं और उसकी प्रोजेक्शंस को लेके। तो अब यहां पे क्वेश्चन यही है कि IMF ने ये कंडीशंस क्यों रखी हुई हैं। देखिए, उन्होंने सारे का सारा साइंटिफिकली एस्टिमेट कर लिया। अब मैं उनको फेवर नहीं कर रहा या उनके अगेंस्ट में नहीं जा रहा, लेकिन एक क्वेश्चन यहां पे पैदा हो रहा है कि जब उन्होंने ये एस्टिमेट लगाया है कि भाई आपको इतने इतने पैसे यहां पे सेक्टर पे चाहिए, तो फिर वो उसी हिसाब से ही जो है वो कह रहे हैं कि भाई आपको यहां
इतने इतने पैसे लगाने पड़ेंगे उनकी प्रोजेक्शन के हिसाब से, तो अल्टीमेटली लगाने पड़ेंगे, नहीं लगाएंगे तो फिर मुश्किल हो जाएगी। तो एट द एंड से कंक्लूड करते हैं और हम ये कह रहे हैं कि भाई आईएमएफ का जो पैकेज है इस टाइम पाकिस्तान के लिए क्रूशियल है। अगर आप ये सोच रहे होंगे कि हम आईएमएफ से बाहर निकल जाएं तो जाहिर बात है हम क्या करेंगे, डिफॉल्ट कर जाएंगे, हम जो कर्जे हैं वो वापस नहीं कर सकेंगे। जब वापस नहीं कर सकेंगे तो मजीद कर्जे हमें कैसे मिलेंगे, जबकि कर्जों के बिना तो हम चल नहीं सकते। समझ रहे हैं ना, पिछले कर्जे वापस करेंगे, वो भी उनकी सूद की रेशो हम वापस करते हैं, कर्जे तो वापस कर ही नहीं सकते, तो उसके बदले में हम जो है वो मजीद जो है वो ले रहे होते हैं। तो अभी भी हमारी यही कोशिश है। तो इसलिए आप आईएमएफ के कंडीशंस को अगर खत्म करना चाह रहे हैं तो एक ही तरीका है कि मुल्क के अंदर स्टेबिलिटी और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो ये मामलात हैं जी पाकिस्तान के आईएमएफ के साथ, ठीक है, और कमेंट सेक्शन मौजूद है आपके कमेंट्स के लिए।